हेलो एवरीवन, वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आगामी जो स्टेट सर्विस की प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसे ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए हम जल्दी ही एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका हमने नाम दिया है टू द पॉइंट सीरीज। इसमें हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में और इसमें लगभग सभी विषयों से संबंधित आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो यहाँ टू द पॉइंट बात की जाएगी। यदि आप इस सेगमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं वेदांता के, तो आज ही वेदांता सिविल सर्विसेज एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी उनसे संबंधित स्टेट सर्विस के अंदर, यूपीएससी के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी सभी को इनके बारे में पता होगा। जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राजकोट में, अहमदाबाद में और भावनगर में हुई थी, लेकिन अपने हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज से लॉ की उपाधि प्राप्त की थी, मतलब विधि में स्नातक थे। इसके बाद गांधी जी ने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया था। गांधी जी इसके बाद अफ्रीका पहुंचते हैं 1893 में। यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन कि गांधी जी अफ्रीका क्यों गए थे। एक्चुअली अफ्रीका में उस समय एक गुजराती व्यापारी थे, भारतीय गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला से संबंधित एक केस था, उनका एक केस चल रहा था वहां पर इंग्लैंड अफ्रीका में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी और अफ्रीका में थोड़ा सा इंसर्जेंसी थी क्योंकि ब्रिटिश और डच वहां पर अपने प्रभुत्व को लेकर लड़ रहे थे। तो कुछ एरियाज अफ्रीका के डचों के अधिकार क्षेत्र में थे, मतलब उन पर हॉलैंड के लोगों ने कब्जा कर रखा था, व्यापारियों ने कब्जा कर रखा था, पर ज्यादातर अफ्रीका के क्षेत्रों पर इंग्लैंड का कब्जा था। इसलिए पूरे अफ्रीका में वो सरकार थी, वो ब्रिटिश सरकार थी। तो वहां पर एक केस हुआ, कोई इशू हो गया था, लीगल इशू था दादा अब्दुल्ला का, और दादा अब्दुल्ला के उस केस के सिलसिले में 1893 में गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं, डरबन पहुंचते हैं। लेकिन गांधी जी ने केस के साथ साथ वहां देखा कि वहां के भारतीयों के साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ रंगभेद का शिकार है, उनके साथ बहुत सा भेदभाव किया जाता है राजनीतिक सामाजिक अधिकारों को लेकर। तो गांधी जी ने निश्चय किया कि वो वहीं रहेंगे। एक इंसिडेंट घटता है 1893 में ही गांधी जी के साथ। 1893 एक शहर है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है पीटरमारिट्जबर्ग। पीटरमारिट्जबर्ग में जब गांधी जी प्रिटोरिया से डरबन की तरफ जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो एक बीच में ये सिटी पड़ती है पीटरमारिट्जबर्ग की, और यहाँ के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को रेल के कोच से बाहर फेंक दिया गया था, ट्रेन के कोच से बाहर फेंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी फर्स्ट क्लास कोच में सफर कर रहे थे और उस समय जो काले लोग थे उनके लिए ये अलाउ नहीं था। और वहीं से गांधी जी ने फिर दक्षिण अफ्रीका में ही रुककर इस प्रकार के रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने का, सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय लिया था। तो ये टर्निंग पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट वन है ये फैक्ट। क्यों? क्योंकि बाद में 1948-49 में साउथ अफ्रीका की सरकार ने इसी सेंट पीटरमारिट्ज में, ध्यान रखना, सेंट पीटरमारिट्ज में दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी जी का एक स्टैच्यू बनाया है, ध्यान रखना। तो कभी क्वेश्चन आया कि स्टैच्यू कहां पर है, देखिए ये स्टैच्यू है गांधी जी का। ये स्टैच्यू सेंट पीटरमारिट्ज शहर में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये शहर का नाम क्या है? सेंट पीटरमारिट्जबर्ग, ठीक, या कभी कभी इसे केवल पीटरमारिट्जबर्ग कह दिया जाता है। ठीक, तो एक शहर है, वहां पर गांधी जी का स्टैच्यू बनाया गया। लेकिन गांधी जी का स्टैच्यू अकेला साउथ अफ्रीका में नहीं है, बहुत सारे देशों में गांधी जी का स्टैच्यू है। कुछ देश में आपको जैसे बताऊं, गांधी जी का स्टैच्यू लंदन में तो 2 स्टैच्यू मिलेंगे। एक तो पार्लियामेंट्री कॉरिडोर में ही, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कॉरिडोर है उसमें भी गांधी जी का स्टैच्यू है। इसके अलावा लंदन में तो 2 स्टैच्यूज हैं। रसिया के मॉस्को में गांधी जी का स्टैच्यू है। इसके अलावा अर्जेंटीना में गांधी जी का स्टैच्यू है, युगांडा में गांधी जी का स्टैच्यू है, डेनमार्क जो कोपेनहेगन है वहां पर गांधी जी का स्टैच्यू मिलेगा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में गांधी जी का स्टैच्यू है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, इसके अलावा भी बहुत सारे गांधी जी के स्टैच्यूज हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे कंट्रीज में ये स्टैच्यूज हैं, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक,
गांधी जी ठीक है, गांधी जी ने इसके बाद डिसाइड किया, उन्होंने 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और ये कांग्रेस इसलिए स्थापित की थी उन्होंने ताकि भारतीयों के जो अधिकार हैं उनके लिए लड़ा जाए। और उसके बाद गांधी जी ने काफी संघर्ष किया। कहते हैं गांधी जी ने 1899 में, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था वहां पर, जो साउथ अफ्रीका में एक प्रॉब्लम चल रहा था वो ये भी था कि वहां पर डच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती थी। तो जो नाटाल क्षेत्र था वहां पर कहा जाता है जो डच एरियाज हुआ करते थे, जो डच जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अटैक भी किए थे बहुत सारे। और इस दौरान गांधी जी ने जो बैटल्स लड़े गए थे जिन्हें बोअर बैटल्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बोअर बैटल एक्चुअली डच और अंग्रेजों के बीच में लड़े गए थे, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे जो घायल अंग्रेज थे उनकी काफी सेवा की थी, उनके लिए एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल कराई थी। इसके अलावा उन्होंने डचों को काफी सहायता भी दी थी। इसी के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो साउथ अफ्रीका की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने गांधी जी को एक बोअर पदक दिया था और एक जुलू पदक दिया था, मतलब बोअर टाइटल और जुलू टाइटल गांधी जी को दिए गए थे। 1901 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से एक बीच में इंडिया के लिए भी आए थे, उन्होंने बीच में विजिट किया था इंडिया को 1901 में। और कहा जाता है कि इस दौरान 1901 की जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1901 में कोलकाता का, जिसे दीनसा वाचा ने प्रिसाइड किया था, दीनसा वाचा उसके अध्यक्ष थे। तो ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन था जब गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे कि केवल एक कांग्रेस का अधिवेशन ऐसा है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ये था 1924 का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटका में हुआ था। तो एकमात्र अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके पहले गांधी जी ने 1901 के कोलकाता जो अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें पहली बार पार्टिसिपेट भी किया था। गांधी जी ने, कहा जाता है, इसके बाद में साउथ अफ्रीका में 1906 में एक आश्रम भी स्थापित किया था, जिसे फिनिक्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। देखिए ये फिनिक्स आश्रम है, ये डरबन में स्थापित किया गया था, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिनिक्स आश्रम को स्थापित करने में रुस्तम जी ने उनकी काफी मदद की थी, जो सेठ रुस्तम जी थे उनकी मदद से आश्रम स्थापित किया गया था। और फिनिक्स आश्रम का एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने इसे अपना नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया है। तो ये फिनिक्स आश्रम है। फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये किस शहर में स्थापित किया गया था, तो ये डरबन शहर में स्थापित किया गया था 1906 में। जो गांधी जी के सहयोगी थे इसमें वो थे रुस्तम जी सेठ, तो उनकी मदद से ये फिनिक्स आश्रम स्थापित किया गया था। इसके अलावा 1909 में गांधी जी ने एक और आश्रम स्थापित किया था ट्रांसवाल एरिया में, ध्यान रखना, ये टॉल्स्टॉय आश्रम के नाम से जाना जाता है। ये टॉल्स्टॉय आश्रम जो है ये ट्रांसवाल के जोहानिसबर्ग में स्थापित किया गया था। जोहानिसबर्ग पता होगा कि साउथ अफ्रीका का एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है जोहानिसबर्ग। तो सोने के लिए जाना जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड के लिए काफी जाना जाता है जोहानिसबर्ग। यहाँ काफी माइंस हैं जोहानिसबर्ग के आसपास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था जोहानिसबर्ग, जिसे जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवाल, तो ये ट्रांसवाल एरिया में स्थापित किया गया था। इसके बाद गांधी जी ने अपना संघर्ष जारी रखा। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1903 में 1903 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नाम का एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। मनसुख लाल इसके पहले एडिटर थे, ये भी ध्यान रखना। तो जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है बेसिकली ये इंग्लिश में आता था, लेकिन इसके कुछ जो एडिशंस हैं वो गुजराती में, तमिल में, हिंदी में भी पब्लिश किए गए थे। तो बेसिकली लेकिन न्यूज़पेपर याद रखना ये किसका था, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आता था। तो इंडियन ओपिनियन इन्होंने पब्लिश किया था, मनसुख लाल इसके पहले एडिटर थे। 1920 के बाद में गांधी जी के एक लड़के थे मणिलाल, वो भी एक लंबे समय तक इसके एडिटर रहे थे। तो ये साउथ अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य थे, या साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद था उसके खिलाफ गांधी जी के प्रयास थे। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। डेट है 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर, जहां पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी उनके वेलकम के लिए इकट्ठे हुए थे। शायद कांग्रेस ने अब ये निश्चित कर लिया था कि कांग्रेस की बागडोर, इवन भारत की जो स्वतंत्रता संघर्ष की बागडोर है वो गांधी जी को दी जाने वाली है। लेकिन 1915 में चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था कि वो भारी से भारी संख्या में भारतीय युवाओं को प्रेरित करें सेना में भर्ती होने के लिए, तो कहते हैं कि गांधी जी ने कुछ एश्योरेंस के बदले
कुछ गारंटी के बदले भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया और इसी के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद और सार्जेंट का टाइटल दिया था। सार्जेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मोटिवेट करता है। गांधी जी ने 1915 में ही अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसे प्रारंभ में सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज ये काफी फेमस आश्रम है भारत का, साबरमती आश्रम, लेकिन इसके पहले इसका जो नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट किस आंदोलन में किया था? ये था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। बिहार में जो नील उत्पादक किसान थे उनकी समस्याओं को लेकर एक आंदोलन हुआ था, चंपारण आंदोलन, और राजकुमार शुक्ला एक किसान थे, उनके आग्रह पर गांधी जी वहां पहुंचते हैं और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। वहीं पर ही गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह लीग की स्थापना की थी। तो कभी क्वेश्चन आता है कि पहली सत्याग्रह लीग कब बनी है, तो 1917 के चंपारण मूवमेंट में बनी थी। इसी मूवमेंट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। तो इसके बाद वो गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से जाने गए थे। फरवरी 1918 में उन्होंने अहमदाबाद की जो कॉटन मिल्स थी, उनके जो मजदूर थे, उनको जो प्लेग बोनस का जो इशू चल रहा था, वो जो प्लेग बोनस डिमांड कर रहे थे और उनके जो मालिक थे, उनके जो उद्योगपति थे, वो उससे डिनाई कर रहे थे। तो उसके लिए गांधी जी जाके उस मूवमेंट को लीड करते हैं, उस मूवमेंट का नेतृत्व करते हैं और गांधी जी के आग्रह पर ही जो प्लेग बोनस था वो 20% से बढ़ाकर 35% करने के लिए राजी हो गए थे वहां के जो मिलों के जो मालिक थे, कॉटन मिल्स के जो मालिक थे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी। तो ध्यान रखिएगा, जो अहमदाबाद का जो मिल मजदूरों का आंदोलन है उसमें गांधी जी अपना सबसे पहले भूख हड़ताल करते हैं। इसके अगले ही महीने मतलब मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात का जो खेड़ा सत्याग्रह है वो गांधी जी का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है मूवमेंट में, जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसे लीड किया था और उसके बारे में तो हमें काफी कुछ पढ़ना है जो हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ते हैं। पर गांधी के जीवन से जुड़े हुए मैं कुछ ऐसे फैक्ट बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम उनके न्यूज़पेपर्स की बात कर लेते हैं। ये मैंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है जो गांधी जी ने 1903 में साउथ अफ्रीका से पब्लिश किया था। डरबन से ये पब्लिश होता था, ध्यान रखिएगा, और ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर था। हालांकि इसके कुछ एडिशंस जो है मैंने बताया कि ये गुजराती में भी, तमिल में और हिंदी में भी पब्लिश किए गए थे और काफी इंपॉर्टेंट वन न्यूज़पेपर था। मनसुख लाल इसके एडिटर थे, लंबे समय तक मनसुख लाल ही रहे, मणिलाल भी इसके एडिटर बने थे। तो ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर इंग्लिश में दिख रहा है। गांधी जी का एक और न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर है गांधी जी ने ये पब्लिश किया था अहमदाबाद से। ये अहमदाबाद से पब्लिश होता था, इंग्लिश में ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था यंग इंडिया। यंग इंडिया ही बाद में जाके 1933 में जब बंद हुआ था तो इसकी जगह पर ही एक नया न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था जिसका नाम था हरिजन। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस न्यूज़पेपर के स्थान पर हरिजन नाम का न्यूज़पेपर गांधी ने पब्लिश किया था, तो ये यंग इंडिया ही था। चूंकि ये इंग्लिश में था इसलिए हरिजन न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में ही पब्लिश होता था, पर यंग इंडिया अहमदाबाद से पब्लिश हुआ था और जो हरिजन न्यूज़पेपर था वो पुणे से पब्लिश किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया। एक और चीज ध्यान रखना कि यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर जो वीकली न्यूज़पेपर था वो पब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय का जो वीकली न्यूज़पेपर है उसका भी नाम यंग इंडिया है और उसी यंग इंडिया न्यूज़पेपर के अपने एक एडिटोरियल में लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को प्रपोज किया था। उसमें वो प्रस्तुत की गई थी। उस एडिटोरियल में काफी कुछ लिखा गया कि डफरिन के समय में कांग्रेस जो स्थापित की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा, वो क्यों की गई थी। तो काफी क्रिटिसाइज किया था लाला लाजपत राय ने और उसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो वो भी यंग इंडिया में ही पब्लिश हुई थी, पर वो लाला लाजपत राय का न्यूज़पेपर था। तो एक ही नाम से दो न्यूज़पेपर, एक गांधी जी का है यंग इंडिया और एक यंग इंडिया किसका है, तो लाला लाजपत राय का। एक और न्यूज़पेपर है गांधी जी का और यह है नवजीवन। ध्यान रखना, नवजीवन गुजराती और
हिंदी में पब्लिश होता था। ये न्यूज़पेपर एक ऐसा पेपर था, नवजीवन, ध्यान रखिएगा, इसके जो एडिटर थे वो जफर आगा थे नवजीवन के, और ये न्यूज़पेपर भी बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था एक दूसरे न्यूज़पेपर में, मतलब इसे रिनेम्ड किया गया था हरिजन बंधु नेम से। तो बाद में गांधी जी ने जो हरिजन बंधु का पब्लिकेशन किया था, जो प्रकाशन किया था, वो एक्चुअली किसके स्थान पर किया था, तो नवजीवन के स्थान पर किया था। तो ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी को 1930 में, गांधी जी इंडिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं जो टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर, जिन्हें डिक्लेयर किया गया है, जो पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किए गए। देखिए, टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर पिक आना एक अलग बात है और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर होना एक अलग बात है। यदि हम बात करें कि आज तक की हिस्ट्री में टाइम मैगजीन, आपको पता होगा, अमेरिका की काफी प्रतिष्ठित मैगजीन है और इसमें हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का एक टाइटल दिया जाता है। तो ये अभी तक की हिस्ट्री में केवल गांधी जी को मिला है। 1930 में एकमात्र व्यक्ति हैं जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किए गए थे। हाँ, जहां तक बात है कि टाइम जो मैगजीन है उसका जो कवर पेज है उस पर किसी की फोटो आना, किसी भारतीय की, तो वो भी गांधी जी ही थे। 1931 में गांधी जी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले इंडियन थे। लेकिन इसके अलावा और भी कई भारतीय हैं जो इस टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ चुके हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी, वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर हैं, ऐश्वर्या राय जी, इसके अलावा दीपिका पादुकोण, बहुत सारे नेम हैं जो फ्रंट पेज में छपे हैं, जिनकी पिक छपी हुई है। लेकिन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर तो केवल एक ही व्यक्ति रहा है इतिहास में भारतीय, और वो रहे हैं महात्मा गांधी। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उसके कारण उन्हें, उसमें जो अचीवमेंट थी, गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन था, तो उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। 1948 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में 2 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। एक, सभी को पता होगा कि नाथूराम गोडसे को इसमें डेथ सेंटेंस दिया गया था। इसके अलावा नारायण आप्टे को भी इसमें फांसी की सजा हुई थी। गांधी जी के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जानने लायक, जैसे गांधी जी को 5 बार शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर यह एक अलग बात है कि उन्हें कभी भी शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त नहीं हुआ। और शायद इसका सबसे बड़ा कारण था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसमें अड़ंगा डाला था, और उसका रीजन ये था कि शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में जो एक दमनकारी शासन किया है, तो अपने उस फेस को शायद वो दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए शायद एक बड़ी वजह थी कि इंग्लैंड के दबाव के कारण कभी भी नोबेल कमेटी ने गांधी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, जबकि 5 बार उनका नॉमिनेशन इस अवार्ड के लिए किया गया था। गांधी जी के कुछ अदर फैक्ट्स मैं बता दूं कि गांधी जी किन किन लोगों से प्रभावित रहे। तो गांधी जी के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था लियो टॉल्स्टॉय का। ध्यान रखना, लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। गांधी जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा हेनरी डेविड थारो, इनकी एक बुक है सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा ही एक्चुअली हेनरी डेविड थारो से मिली थी, तो वो इनसे भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पर गांधी जी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस लेखक ने और उसकी किस किताब ने डाला था, ये था अनटू दिस लास्ट। ध्यान रखना, ये वो बुक है अनटू दिस लास्ट जो जॉन रस्किन की किताब है, और इसका गांधी जी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया था। गांधी जी ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी थी, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, लेकिन ये किताब गांधी जी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। बाद में उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो उनके खुद के व्यक्तिगत सचिव जो थे, निजी सचिव, महादेव भाई देसाई, ध्यान रखना, तो महादेव भाई देसाई ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नेम से। सो दैट इज ऑल अबाउट गांधी जी। केवल वो फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज गांधी जी के बारे में काफी कुछ जानने लायक है, जो कि हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के बारे में एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, ध्यान रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन वो व्यक्ति है जो गांधी जी का बहुत बड़ा फैन था, और कहते हैं कि उसका जो ऑफिस था उसकी वॉल पर हमेशा गांधी जी का एक पिक्चर, गांधी जी का एक फोटो लगा रहता था। और उसने गांधी जी की मृत्यु के समय एक बात कही थी कि
आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएं कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में जन्म लिया होगा। और शायद ये मुझे लगता है सही भी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोल के गया है, क्योंकि आज आने वाली पीढ़ी जो अब आने वाली पीढ़ियां हैं, जो अभी आज की पीढ़ियां हैं, वो शायद गांधी जी के बारे में नॉलेज नहीं रखती हैं ज़्यादा। गांधी जी, उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि एक व्यक्ति सत्य अहिंसा जैसे शस्त्रों के प्रयोग से कैसे किसी देश को आज़ाद करा सकता है, और इसीलिए वो गांधी की आलोचना करने लग जाते हैं। तो शायद अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि वॉज आ वन मैन बाउंड्री फोर्स, वो एक वन मैन बाउंड्री फोर्स थे। ये किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, तो ये गांधी जी के बारे में है। गांधी जी के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा है, उसके लिए आप हमारे जो चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टू द पॉइंट सीरीज में ये पहला लेक्चर, इसके अलावा आपको रेगुलरली इसमें अब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे।